अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकायक से। फॉल्स फ्लैग का नाटक और भारत का झूठा बयानिया, बीजेपी की सियासी दुकान चमकाने की मजमूम कोशिश, पहलगाम हमला, एफआईआर ने सारा पोल खोल दिया और एफआईआर में दुश्मन भी तय, कहानी भी तय। नाज़रीन, जब सच मुंह छुपाकर भागे और झूठ छाती तान कर चलता हो तो समझ लीजिए कि भारत का मीडिया मैदान में उतर आया है। जैसे पहलगाम में खून बहा तो भारतीय टीवी एंकर्स ने अपना मेकअप ठीक किया, कैमरा ऑन किया और फौरन पाकिस्तानी साजिश करार देकर अपनी पुरानी डफली पर नई थाप चढ़ा दी। जहां इनकी कारकर्दगी सिफर हो, मईशत हाँप रही हो, अकलियतें कुरह रही हो, वहां फॉल्स फ्लैग हमले सियासी ऑक्सीजन साबित होते हैं। भारतीय मीडिया और बीजेपी हुकूमत एक बार फिर अपनी पुरानी रविश पर गामजन नजर आते हैं। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत सियाहती मुकाम पहलगाम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये को लेकर भारतीय मीडिया ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 26 सियाहों की हलाकत पर दुख और अफसोस अपनी जगह, मगर इस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ करना और बगैर किसी सबूत के झूठे बयान गढ़ना बीजेपी हुकूमत की सियासी चालाकियों का मुंह बोलता सबूत है। पहलगाम में पेश आने वाले मशकूक हमले की असल हकीकत अब रफ्ता रफ्ता मंजर आम पर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से पेश किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का यह ड्रामा बजाहिर अपने ही बयानिए का शिकार हो चुका है। पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली एफआईआर ने इस तमाम वाकये पर एक सवालिया निशान लगा दिया और मोदी हुकूमत के झूठे दावों को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया। ये हमला पहलगाम पुलिस स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पेश आता है। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 पर शुरू हुआ और 2:20 पर खत्म हुआ, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 बजे ही एफआईआर दर्ज करा ली गई। और ये गैर मामूली जल्दी किसी भी फितरी या हंगामी कार्रवाई की बजाय एक पहले से तयशुदा मंसूबे की तरफ वाज़े इशारा है। एफआईआर में मुबैना तौर पर नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को मुलव्विस करार देकर हमले को बैनुल-अक़वामी रंग देने की बकायदा साजिश की गई, कोशिश की गई। ताहम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की नौयत और एफआईआर में दर्ज तफसीलात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती। एफआईआर में कहा गया कि दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जबकि हुकूमत और भारतीय मीडिया इसे टारगेटेड किलिंग करार देते हैं। और ये तजादात न सिर्फ भारतीय सिक्योरिटी इदारों की पेश करदा कहानी को मशकूक बनाते हैं, बल्कि जाहिर करते हैं कि हमले का मकसद एक सियासी बयानिए को फरोग देना था, जिसके जरिए मोदी हुकूमत अवामी हमदर्दी समेटकर सियासी फायदा हासिल करना चाहती थी। मगर अब जब एफआईआर खुद इनके बयानिए की नफी कर रही है तो ये तमाम ड्रामा एक मजाका खेज मजाक बनकर रह गया है। बीजेपी की हुकूमत, जिसके दामन पर गुजरात फसादात से लेकर दिल्ली दंगों तक के खून के छींटे मौजूद हैं, वो खुद को मजलूम साबित करने के चक्कर में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, नौजवानों की गुमशुदगियां और पैलेट गन से बिसारत से महरूम होते बच्चों की चीखें, ये सब भारतीय मीडिया की सुर्खियों में कहीं जगह नहीं पाती। लेकिन जैसे कोई वाकया पेश आता है, पूरा मीडिया मुर्गी की एक टांग जो है उसको पकड़कर चीखने लगता है, पाकिस्तान पाकिस्तान। जब भी भारत में कोई आलमी रहनुमा, गैर मुल्की वफ या फिर अहम शख्सियत कदम रखती है, कश्मीर की सरजमीन पर खून की होली खेलने का नाटक शुरू हो जाता है। और इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ, ऐसा बड़ी बार हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, जरा याद कीजिए मार्च 2000 जब अमेरिकी सदर क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे, ठीक उसी वक्त छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। कातिल कौन थे आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन फायदा किसे हुआ? बीजेपी सरकार को, जिसने अमेरिकी सदर की हमदर्दी समेटी और पाकिस्तान पर उंगली उठा दी। आज भी वही कहानी, नए किरदार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस भारत आए और फिर वही पुरानी फिल्म दोबारा चली। पहलगाम में खून बहा, मीडिया पर शोर मचा, मगर किसी ने यह ना पूछा कि इतनी बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे तो भारतीय सेना कहां थी? क्या कश्मीर में 5 लाख सेना फौजी झूला झूलने आते हैं? और अगर किसी ने सवाल किया भी तो गोदी मीडिया फौरन भाग निकली। पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाकये के फौरन बाद भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान ऐसा ही है जैसे कोई फिल्मी विलन नशे में कानून की किताब को आग लगाकर कहे कि अब मैं ही कानून हूं जज साहब। सिंध ताश मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, कोई स्कूल के बच्चों के दरमियान होने वाली लड़ाई नहीं है कि अगर तू मेरी कुर्सी लेगा तो मैं तेरा लंच बॉक्स ले जाऊंगा। मोदी सरकार को आलमी इदारों के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कवानीन की वो शिकें भूल गई हैं जिन पर दस्तखत इन्हीं के मुल्क ने किए थे। सिंध ताश मुआहदा है क्या? जरा याद कीजिए। इंडिया और पाकिस्तान ने दरियाए सिंध और मुआवन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद 19 सितंबर 1960 में सिंध ताश मुआहदा किया था।
इंडिया के वजीर आजम नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह ममलिकत जनरल अयूब खान साहब ने कराची में इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलुज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। आबी जारियत के साथ साथ गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान भारत ने कई बार झूठे ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान को अस्करी तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की। सन 2019 में पुलवामा में आपको याद होगा नीम फौजी दस्तों के कम से कम 40 अहलकारों के मारे जाने के बाद इंडिया ने बालाकोट में अस्करियत पसंद दरख्तों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने करारा जवाब देते हुए इंडियन तैयारे को मार गिराया, जबकि इंडियन पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके चाय भी पिलाई। लगता है कि भारतीय सेना को फिर से चाय की तलब हो रही है, क्योंकि शायद मोदी के हाथ की चाय में वो जायका नहीं रहा। भारत को अंदाजा ही नहीं है कि अब हम सिर्फ रद्द-ए-अमल में गोली नहीं चलाते बल्कि टारगेट भी करते हैं। भारत को यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही इंहिसार नहीं करता। यहाँ के लोग शहादत का जज्बा रखते हैं, जिन्हें डराया नहीं जा सकता। याद रखना मोदी सरकार, अगर भारत ने जंगी जुनून में हथियार उठाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि तारीख के औराक भी कांप जाएंगे। इसलिए अखंड भारत का ख्वाब अब योगा सेंटर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में ही रहने दीजिएगा। मोदी जी, अवाम अब चाय नहीं जवाब मांगते हैं। मोदी जी ने सियासत को चाय के कप में ऐसा घुमाया कि ना चीनी बची और ना ही पत्ती। सिर्फ झूठ का कड़वा कहवा पीकर भारतीय जो जनता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हिचकियां ले रही है। मोदी जी का दावा यह है कि वो एक गरीब चाय वाले के बेटे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी झोली में ना सिर्फ अंबानी की मोहब्बत है बल्कि अडानी की दौलत का साया भी है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देते खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अहमद हसन अल अरबी एनालिस्ट हैं जी, काफ़ी आप देख रहे हैं, इस विषय पर बात भी कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद, आपने अपना टाइम निकाला। डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर हुर्रियत रहनुमा है, कश्मीरी एनालिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। डॉक्टर साहब नीरज शर्मा भारतीय जर्नलिस्ट मेरे ज्वाइन करेंगे, नीरज आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जर्नल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब किसी तारीफ के मुताबिक मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। तो जन सब चूंकि आप स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, आपसे शुरू करना चाहूंगी सर, ये जो हमले होते हैं, हैरान कुन बात है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जब भी होते हैं कोई भी अहम शख्सियत हो, दौरे पर आई हो, विजिट पर आई हो, तब हो जाते हैं, या फिर कोई अहम तकरीबात हो उसके दौरान हो जाते हैं? कैसे हो जाता है इतना इत्तेफाक? डॉक्टर फिजा, जो ट्रेल है और जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो तो बहुत एविडेंट है। पर्टिकुलरली अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं कि जब से वो पावर में आए हैं तो एक सीरीज चलती आ रही है। 2015 में मैं अभी भी सर्व कर रहा था आर्मी में, तो एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जिसके बारे में क्लेम किया गया था कि जी हम अक्रॉस द LOC गए हैं और पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक किया हमने। बिल्कुल झूठ था, सिरे से झूठ था। तो ये रिपीटेडली ये हो रहा है। इंडिया हमेशा कुछ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स रखता है, उनको अचीव करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और उस पे बेस करते हुए पाकिस्तान पर प्रेशर डालता है कि जी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। मेरी असेसमेंट में पहले भी काफ़ी दफ़ा हुआ है जिसमें जो कि तमाम जो फोकस थे कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू पे। इस दफ़ा मेरी असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अरसे से डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी इसको हम एब्रोगेट करेंगे। उन्होंने एक कैसेस बलाए क्रिएट किया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू कि इंडस वाटर प्रॉपर्ली प्लान्ड। दूसरा, आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन अनदर टॉक शो, कंपैरिजन हो रहा था कि पाकिस्तान तो जेन्युइनली विक्टिम है टेररिज्म का। जिसके साथ एक हादसा होता है उसने अपना प्री प्लान नहीं किया होता कि इसके बाद मैं मीडिया पे ये करूंगा, इसके बाद मैं डिप्लोमेटिक लेवल पे ये करूंगा। लेकिन ये जो स्टेज मैनेज्ड होते हैं इनमें पहले से प्री प्लान होता है। ठीक है, 5 मिनट नहीं गुजरे इस इंसिडेंट को और पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दी थी इंडियन मीडिया ने कि ये पाकिस्तान ने करवाया। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और आपने पहले से सारा पूरा प्लान लेआउट किया हुआ और उसको आप एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द सीरीज, उसी की सीरीज है जिसमें कि 25 साल पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट के दौरान हुआ था और आज वाइस प्रेसिडेंट की विजिट के दौरान हुआ है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं और इमीडिएटली उनका मीडिया जो है वो ड्रम बीट करना शुरू कर देता है जी, पाकिस्तान को ब्लेम करना। चलें, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू तो अहमद हसन मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये हर बार इस तरह के जो वाकयात होते हैं बगैर तहकीक के अहमद हसन मैंने देखा है कि पाकिस्तान पे इल्जामात की बुछाड़ शुरू कर दी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात है कि इससे भारत का जो अपना इमेज है इंटरनेशनली किस हद तक मुतासर होता है, क्योंकि आप भी इस टाइम पे यूके में मौजूद हैं, तो वहां पे अभी जो भारतीय कम्युनिटी भी होगी तो इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं डेफिनेटली उनकी भी एक नफ्सियात होगी, एक साइकी होगी कि क्या करी बीजेपी गवर्नमेंट और क्यों करती है हर बार ऐसे बगैर तहकीक के। इनका अपना इमेज किस हद तक खराब होता है, इतना इफेक्ट होता है?
देखिए, इनको बेसिकली थोड़ा समझने की जरूरत है इनके माइंडसेट को। इनके डीएनए के अंदर झूठ शामिल हो चुका है पिछले 10 साल से, स्पेशली जब से मोदी की हुकूमत आई है। तो इनका जो स्टैंडर्ड, जो कलेक्टिव कॉन्शियस बन गया है, वो झूठ पे, फरेब पे, जलालत पे और गंदगी पे बेस करता है। इनको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है। दुनिया इनको कहती है कि ये दहशतगर्द हैं, दुनिया इनको कहती है कि ये गलीज हैं, दुनिया इनको कहती है कि ये एहसास कमतरी का शिकार हैं, दुनिया इनको कहती है कि इन पे मुसलमानों का खौफ तारी है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ लाइक अ रैबाई डॉग, ये सिर्फ और सिर्फ तलवार की जुबान समझते हैं। आप जितना इनको जलील करेंगे उतनी ही आपकी इज्जत करेंगे, आप जितनी इनकी इज्जत करेंगे उतना ही आपके सर पे। व्हाट अ साइकी। हाँ, ये बहुत गंदी और गलीज साइकी है। हाँ। जो इन्होंने बहुत मेहनत करके सीखी है। आमतौर पे इनको सारी जिंदगी आदत थी मुसलमानों का गुलाम रहने की, नस्ल दर नस्ल 1000 साल ये मुसलमानों के गुलाम रहे। फिर इन्होंने गोरों को बुलाया और बुला के कहा कि मुसलमानों से हमारी जान छुड़वाओ। तो फिर मुसलमानों से इनकी मुसलमानों से जान तो छूटी नहीं, मुसलमानों ने ये इनकी जो, जिसको ये कहते हैं कि हमारी माँ है, ये भारत जो हमारी माँ है, उस माँ को चीर के पाकिस्तान निकाला। अब उस पाकिस्तान पे मुसलमान बैठे हैं और मुसलमानों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, तो इनको तकलीफ होती है। अब उस तकलीफ के गम में ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र पी सकते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नीरज। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वहां पे जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, यकीनी तौर पे होंगे, क्या वो भी बीजेपी के इन इकदामात को खुलकर सपोर्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं? चले अपने टीवी पर अगर नहीं कर सकते, जारी बात है अपने वहीं पर रहना है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ कौन बात करने की वहां जरूरत कर सकता है, सबको पता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कई बार आप लोग ढके छुपे अल्फाज में तनकीद करते हैं इस तरह की हरकत पर, या नहीं करते? डॉक्टर फिजा, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो आपके दो गेस्ट थे उनका जवाब। एक ने कहा कि डीएनए पर सवाल उठाया, और जो उन्होंने कहा एक बात, खा के इनका दिमाग खराब हो रहा है। हुमायूं कहां से हिंदुस्तानी था? अरे पहले सुनो, हुमायूं औरंगजेब हिंदुस्तानी थे? आपके टाइम पर मैंने कुछ कहा? सुनो ना, पहले पेशेंस इतना तो रखो। दूसरी बात आपने कहा बात तो ठीक करो ना, यहाँ पे अरनाब का शो नहीं है, यहाँ पे सीधी बात करोगे तो पाकिस्तानी सुनेंगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। अरे कुछ नहीं का शो नहीं है ये। मुंह पर क्या मारोगे तुम, जो इस तरह की भाषा बोल रहे हो? तुम कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? I don't have to say anything else. I rest my case. This is not him. और मुझे बताओ, चलिए आप नीरज अब्यूजिव तो ना हो, आप बहस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अब्यूजिव ना हो। एक्चुअली वो कहते हैं we become what we eat। चलिए अहमद, लेट हिम स्पीक, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। जी जी जी, नीरज अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं अहमद आपकी तरफ आती हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर, अगर इनके पास कोई हिस्ट्री है, अगर नहीं हिस्ट्री है तो मैं तो यही कहूंगा ना कि इन्होंने तलवार के दम। भाई आप हिस्ट्री पे क्यों जा रहे हैं? आप इस टॉपिक पर आ जाए ना। अभी पहलगाम में जो हुआ है, उससे पहले पुलवामा वाला ड्रामा जो हुआ था, फिर जब क्लिंटन साहब 2000 में आए थे वहां पे तब ड्रामा हुआ था। तो इस तरह के जो ड्रामे तश्कील दिए जाते हैं, कौन लिख के देता है स्क्रिप्ट आप लोगों को? ये क्यों किया जाता है, क्यों दोहराया जाता है? हर लिखा हुआ स्क्रिप्ट दोहराया जाता है कुछ साल के बाद, वही घिसी पिटी कहानी को नया स्क्रिप्ट हो, ताकि कुछ शक भी ना करे, सवाल भी ना उठाए। आपको, आपके चैनल्स को और आपके जितने भी लोग आपके गेस्ट पैनलिस्ट हैं, उनको तो इसके लिए आंसू बहाना चाहिए। किस और बात दुख पे? कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। जितने भी पर्यटकों, तो हमें अफसोस है, हमें अफसोस है। आपके गेस्ट उस पर आपका भारतीय मीडिया, नीरज आपका भारतीय मीडिया क्या कर रहा है उस पर? क्या वो सहाफत कर रहा है, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे बताएं। कोई बात तहकीक के बगैर आप लोग पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान आपके हवासों पे सवार रहता है। सुनो तो, जिस आप बोलो कि जिस किसी ने भी किया वो कायर था, वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है। आप बोलो ना, तो बोल रहे हैं ना, अजित कुमार डोभाल इस्लाम का मानने वाला नहीं है, कायर है, उसने किया। योगी आदित्यनाथ ने किया, तुम्हारे बाप मोदी ने किया। कह रहे हैं इस्लाम का मानने वाला नहीं है। सुन, कान साफ करके कह रहे हैं, कितनी दफा कहें आप? इट वाज अ ब्लडी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। कैसी बातें भाई, ऐसी बातें ना करें नीरज। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं उनको भी रोक रही थी, उनकी बारी में मैं उनको भी रोक रही थी कि आपको बात मुकम्मल करने दें। कंपनी है, इस बात को तो समझिए। आप मुझे बताएं कि ऐसा ढोंग, ऐसा नाटक, स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है? क्यों इसी तरह की बात दोहराई जाती है बार बार? क्यों किया जाता है? क्या मकसद होता है?
ये बार बार की बात नहीं है। आप इतिहास सिखाइए। अभी उन्होंने कहा बताओ इतिहास, आप कहते हैं कि इतिहास की बात न करें। कुलभूषण किसने भेजा था, क्यों भेजा था, क्या कर रहा था हमारे मुल्क में? मुबारक पटेल के नाम से सफर कर रहा था। फिर कुलभूषण साहब आपके नेवी के सर्विंग ऑफिसर थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे? अभिनंदन क्यों गिरा था तैयारे समेत? फिर चाय पी के यहाँ से चला गया, हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ा उसको, आपने मेडल पहना दिए कि बड़ा गिरे थे भाई। जिक्र कीजिए ना, आप करें। फिर आप साबित करते रहे कि MiG-21 जहाज नहीं था, वो पाकिस्तान का कोई जहाज था। आपके एनालिस्ट ने टीवी चैनल पे बैठ के कह दिया कि भाई ये MiG-21 है जो आए दिन गिरे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस पे पैसे खर्चने की जरूरत है। जनरल साहब चले ठीक है, मैं जनरल साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मुझे कसूरी साहब की तरफ भी जाना है। जी जनरल साहब। देखिए डॉक्टर फिजा, हमने बचपन से जो हम सुनते आए हैं ना, जी क्योंकि हमारे जो बड़े थे उन्होंने हिंदुओं के साथ टाइम गुजारा था प्रायर टू पार्टीशन, वो ये कहते थे कि हिंदू एक शातिर, ठीक, तेज और बहुत कनिंग लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये आप देख रहे हैं, और मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि जो माइंडसेट है इंडिया का, दैट इज मीन टू द कोर। कभी हमारे कबूतर पे शक होना शुरू हो जाता है कि ये जासूसी कर रहा है, कभी खेलों के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी छोटी सोच है। अभी जब ये कश्मीर का इन्होंने जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, इनके लीडर्स ने ये स्टेटमेंट्स दी कि हम खुश हैं कि जी हम वाइट स्किन कश्मीरी खवातीन से शादियां करेंगे। क्या ये लेवल है सोच का? अब ये देखिए कितनी लो लेवल की सोच है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और उसमें आपकी लीडर्स सोच के साथ एक और बात जरा ऐड कर लें कि जो एक कुछ अर्सा पहले क़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदा फूट फूट कर रोने लगा था रिपोर्ट पढ़ते हुए कि कितनी भारतीय खवातीन के रेप हुए हैं, और इंडियन फौजियों ने इनकी सेना ने किए, और उसमें कम से कम जो उम्र बताई गई वो कितनी थी वो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकती, और जो ज्यादा से ज्यादा उम्र बताई गई 80 साल की खातून का रेप हुआ, और भारतीय सेना इसमें इन्वॉल्व थी। नीरज भी इस बात को बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ पे डिसएग्री नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। जी जनरल साहब। उसके अलावा देखें कि इंडियन आर्मी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हुए सिर्फ अवार्ड्स लेने के लिए। कभी आपको इस तरह का केस जो है वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं मिलेगा। तो एक माइंडसेट है, एक अभी देखें बात यह है कि पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा दुनिया में सैक्रिफाइसेस दी और सफर किया टेररिज्म के सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। इंडिया क्या कर रहा है? कनाडा में जाके लोगों को मार रहा है, पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। तो ये क्या मतलब ये इज इट सिविलाइज्ड बिहेवियर? इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कल जो है वो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दी कि जी सिविलाइज्ड नहीं है। इंडिया में कौन सी सिविलिटी है? द मोस्ट डेंजरस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज Delhi, as far as the rape incidents, that is even known as the rape capital of the world. कौन सी सिविलिटी की बात कर रहे हैं? 2005 में मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था जिसमें खुर्शीद कुसैरी साहब थे, जनरल मुशर्रफ के मैं स्टाफ पे था। हम लोग इंडिया गए, और वो सही वाला वाकया पेश आया था कि क्या वाकया था? हमने बहुत कुछ देखा। वो इंडिया में पढ़ाएगा कि किताब की तकरीबें रूनुमाई थी ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इंडिया में पढ़ाएगा कि सिविलिटी क्या है। चलिए सर, कसूरी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करे थे खुर्शीद में। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया, आपको इंतजार भी करना पड़ा। तो सर ये जो हमले होते हैं हमेशा, मैंने जनरल साहब से भी पूछा, हमेशा कुछ शख्सियात होती हैं जिनकी वहां आमद हुई होती है, वहां पे बाकायदा प्लान विजिट होते हैं, पता होता है कि किस तारीख में कौन स्टे करेगा। तो जो विजिट्स होते हैं उनके दौरान कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई तकरीब होती है, तो प्रॉपर अब तो समझ आ गई कि सोची समझी साजिश के तहत होता है, और फिर ये उसका इल्जाम फौरन बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तहकीक के, कुछ मिनट्स गुजरे होते हैं, घंटे भी नहीं गुजरे होते, पाकिस्तान पर बुछाड़ शुरू कर देते हैं लोग मीडिया पे बैठ के। जी हाँ, ये इसमें अजीब सी बात है। अभी इसके ऊपर इंडिया की अपनी थियरीज हैं, हमारी अपनी हैं, लेकिन जो मैं कुछ कहूँगा, कोशिश करूँगा कि दलील से बात करूँ। बात यह है कि पुलवामा में जब हुआ था तो उस वक्त मोदी साहब इलेक्शन होने वाले थे, और जब ये हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कांग्रेस को शक पड़ गया कि मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं, लेकिन उनको शटअप कॉल दी गई कांग्रेस पार्टी को। उनका आप जो हैं पेट्रियट नहीं हैं, आप गद्दार हैं, ये सत्य आप हमें क्वेश्चन कर रहे हैं जो हुकूमत कह रही है। लेकिन अभी कोई कुछ देर पहले करण थापड़ के एक इंटरव्यू में उस वक्त के जो गवर्नर थे उनका एक इंटरव्यू आया है, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, और उसमें वो बहुत कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो उस वक्त मोदी गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी, और वो कहते हैं हमें कहा गया था आप अपना मुंह बंद रखें। फिर छत्तीस सिंहपुरा में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 30 सिख मारे गए थे,
वहाँ भी शुरू में एकदम उन्होंने कहा ये पाकिस्तानियों ने कराया है और नाम भी दे दिए 2-3 पाकिस्तानियों के। और ये जब प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान जा रहे थे, ठीक है, और उस वक्त कई साल मुकदमा चला और उसमें इन हिंदुस्तान की अदालतों ने छोड़ दिए, उनका कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं। हिंदुस्तान की अदालतें उस वक्त निस्बतन आज़ाद थी, खुदा करे अभी भी उतनी आज़ाद हो, लेकिन रीसेंट जो शवाहिद मिल रहे हैं वो ऐसे नहीं हैं। लेकिन उस वक्त अदालतों ने फैसला किया कि इन बंदों के खिलाफ कोई गवाही नहीं है और वो उनको बरी कर दिया गया। अब पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझता तक क्या फ़ायदा है कि वाइस प्रेसिडेंट वांस जो है वो आएंगे। एक तो ये कि वाइस प्रेसिडेंट की विजिट को इतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन वर्ल्ड। चलिए कुसुरी साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, डिस्कशन जारी है, तमाम मेहमान पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूँ। नीरज और मेरे ख्याल से अहमद आप बात कर रहे थे। नीरज, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। ये मुझे जरा बताइएगा, जो ऐसे वाकयात हैं उनसे सिंध तास मुआहदे का क्या लेना देना है? वो अंदर कहां से आ गया? और पानी जैसा जो बुनियादी एक हक कह लें, बुनियादी हकूक, इंसानी बुनियादी हकूक अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, तो उसको दरमियान में ले आना ये कम ज़र्फी नहीं है? मैं कसूरी साहब की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अभी वो चर्चा कर रहे थे, नवाज शरीफ आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट। अब रही बात आगे की बात, जो डॉक्टर फिजा ने अभी कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं इंसानियत की हुकूकत है, जरूरत है। जिन लोगों की हत्याएं की जा रही है, क्या वो इंसान नहीं थे? कश्मीर किस तरीके से तरक्की कर रहा था, ये किसी से छिपा नहीं है। बीते 6 सालों में कैसे 2.5 करोड़ तक उसकी लोग पहुंचे वहां पर, आपने ये देखा। जिस जन्नत की परिकल्पना हिंदुस्तान के रहकर के कश्मीर के बारे में की जाती है, वो कश्मीर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। जहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल सहाफियों को जाने नहीं देते, आप लोग की टांगे काम जाती हैं। डॉक्टर फिजा, अहमद हसन ये कश्मीर का जो नक्शा खींच के बता रहे हैं, जहाँ पे पैलेट गन से बच्चों की जो विजन है वो छीन ली जाती है, उनको छर्रे मार मार के उनकी बिनाई छीन ली जाती है, जहां पर खवातीन के रेप होते हैं, जहां पर हर वक्त इनकी सेना 5 लाख के करीब आपकी जो सेना है वो वहां पे मौजूद होती है। सिक्योरिटी फिर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकी वो सेना? ये क्या नक्शा खींच रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का विजन बता रहे हैं? मुझे फिजा इजाजत दीजिएगा बात करने की। ये जो बात कर रहा था सबसे पहले दहशतगर्दों की, दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री इंडिया में है। तामिल टाइगर से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक, हर इस दौर के अंदर इस खत्ते की हर दहशतगर्द तंजीम को इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। चाहे वो बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बानी बनाना हो, चाहे श्रीलंका के अंदर तामिल टाइगर्स बनाना हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर टीटीपी भेजना। तुम्हारा वो 2 कौड़ी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने मुंह से ये कह चुका है कि मैं टीटीपी को सपोर्ट करता हूं। तुम्हारा अजित कुमार डोवल अपने मुंह से ये बात कह चुका है। तुम्हारी हैसियत है कि तुम किसी को बात करो कि वो दहशतगर्द है? अवतार सिंह खांडा को तुमने कनाडा में मरवाया, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को मरवाया, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया, अमेरिका में तुम पन्नू पे अटैक कर रहे हो, भूटान के अंदर तुम लोगों को मरवा रहे हो, नेपाल की हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, हर जगह के ऊपर तुम दहशतगर्दी कर रहे हो और तुम मुंह उठा के पाकिस्तान को आके कह रहे हो। और जहां तक सिंध तास मुआहदे की बात है, तुम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, और जो 3 दरिया हमने तुम्हें सिंध तास मुआहदे के वक्त दिए थे, अब हम वो भी वापस लेंगे। और मैं यहाँ पे बता देना जाके, मैं यहाँ पे कसम उठा के कहता हूं कि कश्मीर पे आवाजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे, और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं। तैयार रहना, हम बच गए गाजी, मर गए तो शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। अरे आप लोग कैसी लैंग्वेज प्लीज ना इस्तेमाल करें। अच्छा दिल्ली बचा के रखो, तुम्हारी जिंदगी भी बुरी है। अच्छा नीरज, मेरे सवाल का जवाब दे। नीरज चले, आप मेरा सवाल जरा सुने। झंडा लगाने आ रहे हैं इस दफा, 71 नहीं है, 65 नहीं है, दिल्ली लेंगे। 1999 तो जाओ बचाओ। अरे भैया, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 5 ट्रिलियन मुझे पता है तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। 52% इंडियंस के पास वॉशरूम नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं।
कटोरा ले लेकर के चाइना के पास जाते हो, आगे बढ़ चुके हो तुम। नीरज वैसे आगे तो आप लोग बढ़ चुके हैं। आप लोगों की एक मूवी बनी थी जिसमें अक्षय कुमार, हम जो के आर्टिस्टों से हसद नहीं करते और मैं कहती हूँ टैलेंट की सरहद नहीं होती, हमारे आर्टिस्ट वहां पे चले जाते तो आप लोग धमकियां लगा के कहते हैं कि इंडिया छोड़ के चले जाएं। आपका कोई आर्टिस्ट अच्छा होता है हम तारीफ करते हैं। अक्षय कुमार साहब की मूवीज देखी हुई है मैंने, और ये जो शायद उसी तरह की मूवी से इंस्पायर होकर आप लोगों ने अभिनंदन भेज दिया था तो रियल में जो तैयार आता है वो गिर गया था। मुझे जरा ये बताएं कि जो अक्षय कुमार साहब की मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो आप लोगों ने तरक्की इतनी करी कि टॉयलेट्स बन गए हैं भारत में। बिल्कुल टॉयलेट भी बन गए। और तो टॉयलेट एक प्रेम कथा क्या कहानी थी, क्या बैकग्राउंड था उसका? चले मूवीज की दुनिया में शायद आप लोग रहते हैं, मुझे जरा बताएं कि एफआईआर 10 मिनट में हो जाती है। वो जो भारतीय फौजी आप लोगों ने छोड़े हुए इतने ज्यादा सेना वहां पे लाखों की तादाद में, एक एफआईआर उन पे भी कटवा देते कि क्या कर रहे थे तुम लोग? वो करवाया है ना आपके ऊपर, प्रधानमंत्री पर, शहबाज शरीफ पर। आपके विदेश मंत्री ने आज माना है कि हाफिज सईद है पाकिस्तान में। भाई आपकी सुई हाफिज सईद पे क्यों अड़ गई है? अरे क्यों नहीं, आप आतंकियों पर बात करो ना। आपकी जो सेना है वो कहां थी, मेरा सवाल ये है। आपके जो फौजी थे 5 लाख 6 लाख की तादाद में, वो कहां पे थे उस टाइम पे? क्या पिकनिक मना रहे थे? वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। नीरज मैंने देखा आपके पास जिस सवाल का जवाब नहीं होता ना, आप उस पर जवाब देते हैं हाफिज सईद। नहीं अरे तो आप बताओ ना, मसूद अजहर को सौंप दो। हाफिज उन्होंने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया है। आपके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनो तो उनको। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया को बीमारी है बड़ी बड़ी बातें करने की, और पोटेंशियल उतना नहीं है जितनी बातें होती हैं। 2019 में हमने प्रूव कर दिया। हमने जब मुंह की मारी तो फिर इंडिया को समझ आई कि हम उतने भी बड़े नहीं है जितने हम समझते हैं अपने आप को। इस दफा, पिछली दफा अगर हमने जहाज गिराया था, इस दफा मेरी ख्वाहिश है कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डूबे, फिर उनको अकल आएगी कि ये कितने बड़े हैं। मैं यहाँ पे दो डिप्लोमेट्स को कोट करना चाहूंगा। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट रियाज खोखर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था कि इंडिया बड़ा है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। ग्रेट होने के लिए आपका दिल बड़ा होता है। सेकंड, इंडिया के डिप्लोमेट राजेश शिकरी साहब, राजेश शिकरी, जिनका ये कहना है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम इमेज ऑफ अगली ब्रदर, बिग ब्रदर। दे आर बोरिंग, कॉन्डिसेंडिंग एंड ओवरबेयरिंग टुवर्ड्स देयर नेबर्स। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके साथ इंडिया के जो है ना वो अमन और सुकून है? मैं नीरज को ये कहना चाहूंगा कि साउथ एशिया ऑन द होल लीस्ट इंटीग्रेटेड, मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, मोस्ट इम्पावरिश्ड रीजन है दुनिया का। उसकी क्या वजह है? उसके पीछे इंडिया को इतनी समझ नहीं आ रही कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अमन की प्रॉब्लम, कश्मीर की वजह से सार्क भी उस तरीके से नहीं चल सका, कश्मीर की वजह से पूरा रीजन जो अफेक्ट कर रहा है। क्यों नहीं उनको अकल आ रही कि इस इशू को रिजॉल्व करें? लेकिन वो इंट्रांसिजेंस जिसके ऊपर उसकी सुई फंसी हुई है, जिसके वो तमाम नेबर्स के अगेंस्ट वो ये काम करता है, उसकी प्रॉब्लम भूटान के साथ, उसकी प्रॉब्लम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, पाकिस्तान, हर मुल्क के साथ इसकी प्रॉब्लम। चलिए मैं नीरज साहब की तरफ आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं जरा खुर्शीद साहब की तरफ भी चली जाऊँ। खुर्शीद साहब, ये हर बार दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं बगैर तहकीक किए पाकिस्तान का नाम ये लगा देते हैं और भारतीय मीडिया चीखना शुरू कर देता है, एंकर मेकअप लगाता है, कैमरा ऑन किया जाता है और पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इनके हवासों पे सवार होते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, कुछ भी वहां पर इनको हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया। बगैर तहकीक के शुरू हो जाते हैं ये, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी पे इल्जाम लगा देना, ये इटसेल्फ कितना बड़ा जुर्म है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान घड़ी घड़ी कह रहा था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, और जब ट्रेन का यहाँ इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में, वो 1 महीना 3 हफ्ते पहले, उस वक्त सारी दुनिया ने पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया था। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और बहुत से ममालिक ने। तो वो क्योंकि पाकिस्तान का कहना यह था कि ये जो है इनको गैर मुल्की सपोर्ट मिल रही है, अफगानिस्तान से बैठ के हमले करते हैं। तो एक तो खैर मुझे नहीं पता ये चीज़ छुपेगी नहीं, इसकी एविडेंस भी आ जाएगी, ऐसी चीज़ें कभी नहीं छुपती, पता चल जाएगा कौन इसके पीछे है। लेकिन जो इंसेंटिव पाकिस्तान को कुछ नहीं था। उस वक्त हमला करवाने में सऊदी अरब में बैठे हैं, और यहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए हैं जिनकी बेगम जो है वो इंडियन ओरिजिन की हैं। तो कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आ रहा इस चीज़ में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान के ऊपर हमले की अब बाज़ गश्त सुनी जा रही थी,
और ये हम कह रहे थे कि ये कर रहे हैं, और इनके बयानात को हम कोट कर रहे थे, जिसमें बहुत से हिंदुस्तान के लीडर, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और उनके डोवाल हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ओपी शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, उनके इतने मुतअद्दिद बयानात आ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान में, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर इंडिया ने तो कहा था हम घुस के मारेंगे तुम्हारे घर में। तो अब इसके बाद गुंजाइश नहीं रही थी, जब कनाडा और अमेरिका में भी इन्होंने घुस के मारना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो कुछ सिंपथीज भी इस तरीके से विन ओवर कर रहे हैं। जी चलें जी, नीरज अब जरा आप जो कहना चाह रहे थे कहिएगा जी। पूरी इज्जत और ड्यू रिस्पेक्ट के साथ अभी मैं उनकी बात सुन रहा मैं एक बात मानता हूँ, मैं भारत सरकार के साथ हूँ कि हर कदम में हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन होगा, फिर किसी इस जमीन पे कहीं भी वो होगा, वो मार गिराया जाएगा, फिर चाहे वो कनाडा में ही क्यों न हुआ। नंबर 1। दूसरी बात जो आपने कहा कि सबूत नहीं है, सबूत पुलवामा के समय भी दिया था विदेश मंत्रालय से। आप मुझे बताएं जरा नीरज, मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, वहां रहने वाले खालिस्तान तहरीक रहने वाले सिख जो हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, वहां पे रहने वाले क्रिश्चियन जो हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, मसाजिद वहां पे महफूज नहीं है, गुरुद्वारे अगर हम बात करें सिखों की या क्रिश्चियंस की, जो मैं कहना चाहती चर्च, वो वहां पे महफूज नहीं है, तो वहां पे किसी की इबादत गाह तक महफूज नहीं है। गाय की कुर्बानी करने पर आप लोग छुरियां चाकू लेके चढ़ दौड़ते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वहां पे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, किसी को मजहबी आजादी नहीं है, सेक्युलर इंडिया आप उसको कहते हैं। तो आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन होती है उस पर बाकी आप लोग पूरे उतरते हैं? फिर दूसरा, खुर्शीद मेहमद कसूरी साहब जो साथ बैठे हुए, साहब गुजरे खारजा, जरा सवाल ले लीजिए ना, और जनरल साहब भी उस वफ्त में शामिल थे जो स्टूडियोज में बैठे हुए इस टाइम पे मेरे साथ। आपके इंडिया में वाकया पेश आया था कि आप लोगों में टॉलरेंस लेवल इस हद तक कम है कि ये लोग वहां पर मौजूद थे और स्याही फेंकने का वाकया पेश आया था, आपने बतौर जर्नलिस्ट रिपोर्ट किया होगा यकीनी तौर पे, उस पर क्या कहेंगे आप? जो कोई भी, मेरी बात समझिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में। भारत जो है संविधान से चलता है और संविधान में सेक्युलर वर्ड है। आप अपने बताइए कि क्या आपके संविधान में सेक्युलर वर्ड लिखा है? नहीं है। आप तो स्थापना, आपका जो मुल्क बना वो धर्म के नाम पर बना, हिंदुस्तान धर्म के नाम पर नहीं बना। तो बिल्कुल सही बना ना, 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया बिल्कुल सही साबित हो रहा है ना। हमारे बाउजदाद ने सही देख लिया था कि आगे जाके क्या होगा, जो कि हो रहा है। वहां पे कोई माइनॉरिटी वहां पे महफूज नहीं है, सब लोग सफर कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है, जिसके पास पैसे उर्दू वाला सफर करके जा रहे हैं वहां से। डॉक्टर फिजा, 2 नेशन थ्योरी जिसकी आप बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी 2 नेशन थ्योरी, आज सही साबित हो रही है। 2 कौमी नजरिया बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।